गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको अर्थशास्त्र के इस वीडियो के तहत मैं विशेषकर एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए और एक टॉपिक बीए सेकेंड ईयर में भी यह है उन विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सवालों के संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और उनके वो सवाल जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आज जो मेरे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वह है भुगतान संतुलन से संबंधित और विनिमय दर से संबंधित सवाल है। भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भुगतान संतुलन यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम एक देश का एक वर्ष के अंतर्गत शेष विश्व के साथ जो भी लेन देन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन की परिभाषा को यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो यह एक देश का एक वर्ष के साथ शेष विश्व के साथ जो भी लेन देन होता है वह संपूर्ण लेन देन भुगतान संतुलन की चालू खाते की और पूंजीगत खाते की मदों में शामिल किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, दो भाग होता है, एक चालू खाता और एक पूंजीगत खाता। और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि चालू खाते में दृश्य और अदृश्य मदें दोनों शामिल की जाती है। दृश्य मदों में क्या आता है उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें। दृश्य मदों में वस्तुओं के आयात निर्यात होते हैं जिनका हम बंदरगाहों पर जिसका लेन देन या हिसाब जोखा किया जा सकता है। और अदृश्य मदों के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, पर्यटन आदि सेवाओं के आयात निर्यात, पूंजी पर ब्याज का लेन देन, विदेशों से हस्तांतरण आय जैसे सरकारी अनुदान की प्राप्त राशियाँ, प्रवासी भारतीयों के भुगतान, रेमिटेंसेज फ्रॉम एनआरआईज आदि आते हैं। तो आप देखिए कि जो भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण भाग चालू खाता है, इसके अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों मदों की बात कही गई और दृश्य मदों के अंतर्गत केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है। और अदृश्य मदों के अंतर्गत जो आपको बताया बैंकिंग है, पर्यटन टूरिज्म जो है, सर्विसेज जिनकी हम एक दूसरे देशों के साथ लेन देन होता है, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बातें हैं, पूंजी पर ब्याज का लेन देन, विदेशों से जो हस्तांतरण आय होती है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकारी जो ग्रांट दी गई है कि प्राप्त राशियां हैं या प्रवासी भारतीयों के भुगतान आदि जो है वह अदृश्य मदों के अंतर्गत आते हैं। चालू खाते में घाटे की पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी को प्राप्त करने की व्यवस्था करनी होती है यदि किसी कारणवश, क्योंकि कोशिश यह रहती है कि चालू खाता और पूंजीगत खाते के बाद में जब हम ये देखते हैं कि यदि किसी खाते में घाटा है तो उसका मतलब यह हुआ कि हमारी प्राप्तियां कम हैं, हमारे द्वारा भुगतान अधिक हुआ है। तो चालू खाते की घाटे की पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी को प्राप्त करने का व्यवस्था करनी होती है। चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है ऊंचा रहने से तथा विदेशी पूंजी का इनफ्लो कम हो जाने से देश के समक्ष है वह आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। यानी आप इसको गौर से सुनिए कि जब चालू खाते के अंतर्गत जो मदें बताई थी गई थी वो थी मुख्य मदें, आयात निर्यात दृश्य मदों के अंतर्गत, और कई मदें अदृश्य मदें भी बताई थी जिसमें बैंकिंग है, बीमा है, पर्यटन सेवा आदि है। तो जब कभी चालू खाते का घाटा होता है इसका मतलब यह है कि हमारी प्राप्तियाँ कम हुई, हमें मिला कम। तो इसका मतलब यह है कि हमारे आयात ज़्यादा हो गए, हमारे निर्यात कम हुए या हमें विदेशों से कम मिला। तो ऐसी स्थिति में जब कभी CAD यानी करंट अकाउंट्स डेफिसिट्स जो है वह अधिक हुआ तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होगा। इससे कई प्रकार की है वह कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। यानी देश में पूंजी कम आई, इनफ्लो कम हुआ। भारत में रुपए की डॉलर में विनिमय दर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जिनका भी आयात निर्यात पर असर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपको बताया गया है कि चालू खाता में कौन कौन सी मदें आती है और किस प्रकार चालू खाते का जो घाटा है वह किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है।
दूसरा पक्ष जो है भुगतान संतुलन का है वह पूंजीगत खाता। जैसे मैं बीओपी की बात करूं, पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। तो चालू खाता जिसकी अभी अभी बात की, जिसके अंतर्गत हमने जो है वह दृश्य और अदृश्य मदों की बात की, और दूसरा जब है इसका पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाते में क्या क्या मदें होती है उसके अंतर्गत देखें कि इसमें विदेशी सहायता, अल्पकालीन व्यावसायिक कर्ज, प्रवासी भारतीयों की जो जमाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य स्रोतों से प्राप्त शुद्ध राशियां आदि दर्शाई जाती है। पुनः ध्यान से सुने कि पूंजीगत खाते में क्या क्या आता है कि विदेशी सहायता, जितनी भी फॉरेन एड आती है वह इसमें शामिल की जाती है। फिर अल्पकालीन जो व्यावसायिक कर्जे होते हैं, कुछ समय के लिए जो बिजनेस लोन लिए जाते हैं वो इसमें शामिल होता है। प्रवासी भारतीयों की जमाएं हैं उसको हम शामिल करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य जो स्रोतों से हमें जो शुद्ध प्राप्तियां होती है उसे हम पूंजी खाते में दर्शाते हैं। और चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए इन जो मदों को हम काम में लेते हैं कि किस प्रकार हम कैपिटल अकाउंट्स की अंतर्गत प्राप्तियों को बढ़ाकर हम चालू खाते के घाटे को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये बताया कि जो भुगतान शेष है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इनके दो महत्वपूर्ण भाग निम्नांकित है। अब मैं बात करता हूँ आपको विनिमय दर के संबंध में। विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर वह होती है कि एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो मूल्य आंका जाता है उसे हम विनिमय दर कहते हैं। ये यानी यह किसी भी देश की मुद्रा के बाहरी मूल्य कह सकते हैं आप, कि उस देश की विदेशियों में क्या उसका मूल्य है, विदेशी मुद्रा के संबंध में उसका क्या मूल्य है, वह विनिमय दर कहलाती है। तो विनिमय दर जो है यह कई प्रकार की शब्दावली का हमें पढ़ने में आता है। जैसे स्थिर विनिमय दर, जिसे हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं, इसमें एक देश की मुद्रा की विनिमय दर दूसरे देशों की मुद्राओं में निर्धारित कर दी जाती है। और जैसा कि IMF की स्थापना के समय से लेकर 1971 तक किया गया था, लेकिन इसमें भुगतान खाते में लगातार आधारभूत असंतुलन की दशा में परिवर्तन की इजाज़त दी जाती है। यानी ये कब किया जाता है कि यदि किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वह निरंतर इम्बैलेंस हो रहा है, असंतुलन है, तो उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार की स्थिर विनिमय दर की इजाज़त दी जाती है। इससे पहले स्वर्णमान के अंतर्गत भी, स्वर्णमान का मतलब होता है देश की मुद्रा का मूल्य सोने में आंकने से है, तो अंतर्गत भी स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था की गई थी। तो यह हम पहला जो विनिमय दर के संबंध में जो शब्दावली आपको बताई, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब दूसरा है लचीली या तैरती हुई विनिमय दर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इससे क्या तात्पर्य है समझने का प्रयास करें। लचीली विनिमय दर पर बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। यानी यह जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है, यह किसी भी देश के अंदर उसके देश की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का दूसरे देशों में कितनी मांग और पूर्ति है, और उसके आधार पर जो है वो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियां कार्य करती है, जिसका प्रभाव है वो लचीली विनिमय दर पर दिखाई देता है। और यह दो प्रकार की होती है। एक तो है पूर्ण लचीली, जिसे हम कह सकते हैं, यानी पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में आंकलन। और एक्सचेंज रेट के अंतर्गत हमने जो पढ़ा वह एक शब्द था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी स्थिर विनिमय दर, और दूसरी जो हमने बात की वह है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, लचीली विनिमय दर, जो आपको बताया कि यह विनिमय दर है वो दूसरे देश की मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा है, वह उससे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत दो बातें बताई गई है। एक तो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत आपको बताया फुल फ्लोटिंग, पूर्ण लचीली, फुल फ्लोटिंग, जिसका मतलब है पूर्ण लचीली विनिमय दर, पूर्ण लचीली विनिमय दर। और दूसरी आपको बताई वह है मैनेज्ड फ्लोटिंग, दूसरी है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल रेट। तो पूर्ण लचीली जिसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी इसमें जो है
वह सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव रहता है किसमें? पूर्ण लचीली दर में। और जो प्रतिबंधित लचीली दर है, जिसे हम मैनेज फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल दर कहते हैं, इसमें सरकार आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप कर सकती है। यह विश्व के अधिकांश देशों में अपनाई जाने वाली होती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट का किसी भी देश के आयात और निर्यातों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में सरकार उनमें हस्तक्षेप करती रहती है और विश्व में कई देशों में जो है वो प्रतिबंधित लचीली दर अपनाई जाती है। भारत में वर्तमान में प्रतिबंधित लचीली विनिमय दर का उपयोग किया जा रहा है, यानी हमारे देश में भी जो है वह मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का प्रयोग किया जाता है। भारत ये रुपए की विनिमय दर विदेशी मुद्रा में विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होती है। आज हमारा जो रुपया है, इस रुपए की जो एक्सचेंज रेट, चाहे डॉलर में कहें चाहे पाउंड में कहें, यह जो है विनिमय दर जो तय होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। लेकिन अवांछित या अत्यधिक विनिमय दर के उतार चढ़ाव की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक है उस हस्तक्षेप करता है और कोशिश करता है कि किसी प्रकार है वह विनिमय दर में वह नियंत्रण लाएं, कंट्रोल करें, क्योंकि बिना सरकारी हस्तक्षेप के बिना विनिमय दर काफ़ी कुछ है वो देश के लिए कई बार घातक भी हो जा सकती है। अब बात आती है कि विनिमय दर में वृद्धि क्या है। अगला क्वेश्चन है विनिमय दर में वृद्धि, एप्रिशिएशन। तीसरा है विनिमय दर में वृद्धि क्या होती है। इससे आप कह सकते हैं एप्रिशिएशन। एक होता है डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन। इसमें एक देश की सरकारी विनिमय दर यानी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट दूसरे देशों की मुद्राओं में ऊंची की जाती है। जैसे यदि इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि 64 रुपये बराबर 64 रुपीज़ बराबर $1 और फिर 60 रुपीज़ बराबर $1, तो इसका मतलब है रुपया महंगा हो गया। यानी पहले हमें $1 के लिए 64 रुपये के बराबर खर्च करने पड़ते थे। अब विनिमय दर यदि 60 रुपये हुई है तो इसका मतलब है कि विनिमय दर में वृद्धि कही जा सकती है, अर्थात भारतीय रुपया जो है अब महंगा हुआ है। और यह जो स्थिति है वह अवमूल्यन के, डिवैल्यूएशन के विपरीत स्थिति कही जाती है। डिवैल्यूएशन में क्या होता है? डिवैल्यूएशन में यह होता है कि किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जबकि विनिमय दर वृद्धि में यह डिवैल्यूएशन का उल्टा हो जाता है। उसका मतलब होता है उस देश की मुद्रा के मूल्य का बढ़ जाता है। यानी यहाँ जो आपको उदाहरण दे रखे हैं कि 1 बराबर 64 रुपये, फिर इससे $1 बराबर 60 रुपये हो जाने का मतलब यह हुआ कि भारतीय रुपये की वैल्यू है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि पहले $1 के बदले में हमें 64 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब हमें $1 के बदले में 60 रुपये ही खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है विनिमय दर में वृद्धि हुई। और विनिमय दर की वृद्धि को यदि हम देखें तो इसका आयातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि जो चीज़ हम $1 की खरीदते थे, आयात करते थे, उसके लिए पहले हमें 64 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 60 रुपये ही देने पड़ रहे हैं, यानी कम रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार आयातों में वृद्धि होती है और निर्यातों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 64 रुपये प्रति $1 के स्थान पर अगर 66 रुपये का हो जाना डॉलर में अवमूल्यन कहलाता है। यदि इसके विपरीत हम कहें जैसे 64 रुपीज़ से बढ़कर के 66 रुपीज़ हो गया $1, तो ये मतलब हुआ विनिमय दर में कमी हुई, यानी अवमूल्यन की स्थिति कही जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और आयात है वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कब अवमूल्यन की स्थिति में है, वह है निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे देश से जब सामान खरीदना पड़ता है तो अब देखिए इस स्थिति में पहले हमारे देश से यदि अमेरिका $1 का माल खरीदता था तो उसे हम 64 रुपये के बराबर माल देते थे। अब हमें उसे 66 रुपये के बराबर माल दे रहे हैं। यदि हम ज़्यादा माल दे रहे हैं उतने ही पैसे में अमेरिका को ज़्यादा माल दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा निर्यात बढ़ेगा या बढ़ता है। तो विनिमय दर की में वृद्धि होने की स्थिति में
आयात जो है वो प्रोत्साहित होते हैं और विनिमय दर में कमी होने से निर्यात प्रोत्साहित होते हैं। विनिमय दर की कमी को आप अवमूल्यन के रूप में आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, हम आगे की वीडियो में आपको इस प्रकार फिर जानकारी देते रहेंगे। आप निरंतर संपर्क में रहें और यदि कोई चीज़ समझ में न आए तो फ़ोन करके आप वापस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।